हम लोग लेसन 3 का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन 3 का शीर्षक है प्रतिरोध और विद्रोह। हम लोग को इस लेसन के अंतर्गत यह पढ़ना है कि किस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के शोषण नीति के विरुद्ध में, राजस्व वृद्धि के विरुद्ध में, जमींदारों, सूदखोरों और महाजनों के अत्याचार के विरुद्ध में समय समय पर भारत और बंगाल के विभिन्न भागों पर अनेक जनजाति तथा कृषक विद्रोह हुए हैं। उन्हीं कृषक विद्रोह में से एक विद्रोह है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो था वो दिनाजपुर और रंगपुर नामक स्थान पर हुआ था। रंगपुर विद्रोह के संदर्भ में हम लोगों को 2 महत्वपूर्ण बात याद करके रखना है। वह यह एक प्रकार का आंचलिक विद्रोह था और दूसरा यह एक प्रकार का कृषक विद्रोह था। विद्रोह को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी में हम लोग देखेंगे देवी सिंह का परिचय, क्योंकि देवी सिंह के विरुद्ध में ही विद्रोह का सूत्रपात हुआ था। दूसरा, इसके मूल कारणों को हम लोग देखेंगे। तीसरा, हम लोग विस्तार और दमन को देखेंगे और चौथा, इस विद्रोह का क्या परिणाम निकला या इस विद्रोह का क्या महत्व था उसे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक शासन के शोषण नीति के विरुद्ध में तथा इजारादारी व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह हुआ था। हम लोग सबसे पहले देखते हैं देवी सिंह। देवी सिंह एक साधारण व्यापारी था जो कि उत्तर भारत से बंगाल आया था और बंगाल आने के फलस्वरूप रजा खां के सहयोग के फलस्वरूप उसे पूर्णिया की जागीरदारी प्राप्त हुई थी। जागीरदारी प्राप्त होते ही वो पूर्णिया के जनता पर अत्याचार करना शुरू करता है और अत्यधिक कर वसूली के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन वो धनी होते चला जाता है। इसकी खबर जब वारेन हेस्टिंग्स को मिलती है तो वारेन हेस्टिंग्स जो था उसे उस पद से मुक्त कर देता है। लेकिन देवी सिंह काफी चालाक था। वो अत्यधिक धन और दौलत का लोभ देकर और भी अन्य सहारों के माध्यम से वो बंगाल के प्रादेशिक राजस्व बोर्ड के सहकारी कार्य अध्यक्ष नियुक्त होता है और इस प्रकार वो अनेक नामों से जमीन को संग्रहित करके जनता से बहुत अधिक कर वसूलना शुरू करता है। ये था देवी सिंह का परिचय। अब हम लोग देखते हैं इसके मूल कारणों को। वारेन हेस्टिंग्स देवी सिंह को दिनाजपुर और रंगपुर का इजारादारी व्यवस्था प्रदान करता है और उस देवी सिंह को 16 लाख रुपया वार्षिक कर देना पड़ता है इस इजारादारी व्यवस्था के लिए। तो 16 लाख रुपए वार्षिक कर को वसूलने के लिए देवी सिंह जनता पर अत्यधिक शोषण और अत्याचार करता है तथा अत्यधिक कर को वसूलना प्रारंभ करता है, जो कि विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त देवी सिंह कर मुक्त जमीन को भी, जैसे ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी वो कर मुक्त होती थी, उन कर मुक्त जमीनों से भी कर वसूलना प्रारंभ कर देता है, जिससे कृषक जो थे अपने घरों को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं, अर्थात घर को चलाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप वो महाजनों और सूदखोरों से कर्ज लेते हैं और जब वो नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता, अर्थात किसी न किसी रूप में वो अत्याचार के शिकार होते हैं। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि दिनाजपुर और रंगपुर के जो कृषक थे, तांती थे और अन्य श्रमजीवी थे, उन लोगों को 12 महीने के बदले 17 महीने का राजस्व देना पड़ता था। अर्थात देवी सिंह ने इतना अधिक कर लगा दिया था कि 12 महीने की जगह उन्हें 17 महीने का कर देना पड़ता था। अर्थात जनता कर से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं विद्रोह का विस्तार और दमन। अंततः इस प्रकार के अत्याचार से, देवी सिंह के अत्याचार से, ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक शोषण नीति के विरुद्ध में दिनाजपुर एवं रंगपुर के काजीरहाट, फतेहपुर, डिमला गांव के किसानों ने विद्रोह शुरू किया। यह विद्रोह जो था वो सशस्त्र विद्रोह था, अर्थात किसानों ने शस्त्रों को उठा लिया और उन लोगों ने नूरुद्दीन नामक एक व्यक्ति को नेता बनाया,
नूरुल्लुद्दीन को नवाब की उपाधि दी गई। विद्रोह का ठीक ढंग से संचालन हो सके इसलिए डिंग खर्च नाम का एक चंदा भी लिया गया। विद्रोह अत्यंत सशक्त था और टेपा और फतेहपुर में तो विद्रोह बहुत प्रबल हो गया था और ऐसा बोला जाता है कि टेपा के जमींदार को काफी आहत किया गया था और वहां पर अनेक कर संग्राहकों को किसानों ने मार भी डाला था। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि देवी सिंह जो था वो काफी चालाक था और धूर्त था। वो तुरंत दिनाजपुर के जो कलेक्टर थे गुडलैंड से सहायता की याचना करते हैं और गुडलैंड जो था वो एक सशस्त्र सेना को लेकर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि मुगल हाट और पाटग्राम में हम लोग देखते हैं कि कृषक, तांती और श्रमजीवियों के बीच में तथा ब्रिटिश सेना के विरुद्ध में काफी संघर्ष होता है और इस संघर्ष में अंततः रंगपुर के जो विद्रोही थे उन लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इस प्रकार इस विद्रोह का दमन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इस विद्रोह का परिणाम। विद्रोह की शुरुआत हुई थी देवी सिंह के अत्याचार के विरुद्ध में। तो इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला कि देवी सिंह को उसके पद से और क्षमता से हटा दिया गया, मतलब उसकी इजारादारी व्यवस्था को और जोतदारी व्यवस्था को छीन लिया गया। और ऐसा बोला जाता है कि इस जोतदारी व्यवस्था को छीनने के फलस्वरूप 3,29,200 रुपए का नुकसान जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है। इस विद्रोह का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुई था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इजारादारी व्यवस्था को हटाकर 10 साला व्यवस्था को लाया। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु था हम लोग देख सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में एकता। तो किसानों ने नेता किसे बनाया था, तो नूरुल्लुद्दीन को नेता बनाया था, अर्थात हिंदू और मुस्लिम एक साथ एकत्रित होकर ब्रिटिश शासन के अत्याचार के विरुद्ध में और देवी सिंह के अत्याचार के विरुद्ध में उठ खड़े हुए थे। केना सरकार, द्विज नारायण भी अन्य नेता थे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो ये था कि रंगपुर विद्रोह ने परवर्ती काल में जो भी कृषक विद्रोह हुए उसके लिए उसने एक मार्ग प्रस्तुत किया। ये था रंगपुर विद्रोह।